बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है सेब और देव। तो बच्चों, अज्ञेय रचित यह मनोवैज्ञानिक कहानी समाज के तथा कथित शिक्षित संपन्न वर्ग की श्रेष्ठता की भावना पर कुठाराघात करती है। व्यक्ति के बाहरी रूप स्वरूप से उसके वास्तविक चरित्र को नहीं जाना जा सकता। एक शिक्षित प्रोफेसर एकांत का लाभ उठाकर चोरी जैसा जघन्य अपराध करके भी उसे उचित ठहराने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, एक बालक को बगीचे से सेब चुरा लेने जैसे छोटे से अपराध पर उसे डांटने फटकारने को अपना अधिकार समझता है। व्यक्ति के इस दोगलेपन को लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से इस कहानी में उजागर किया है। तो आइए हम भी जाने इस कहानी के माध्यम से इस दोगलेपन को। तो प्रोफेसर गजानंद पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर पर से उतरकर और सामान डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा था, अभी आराम करने की जरूरत तो है नहीं, जरा घूम घुमाकर पहाड़ी सौंदर्य तो देख लें। इसीलिए वह पहाड़ी रास्ते पर हो लिए। पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया था। चीड़ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए थे। रास्ते को पार करता एक झरना बह रहा था। उसका जितना अंश समतल भूमि में था उस पर तो छाया थी, लेकिन वहाँ जहाँ वह मार्ग एक और नीचे गिरता था वहाँ प्रपात क्या होते हैं? झीलों को कहा जाता है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। प्रपात के फेन यानी कि उसमें झाग उगना। फेन पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि अंधकार की खोख से चांदी का प्रभाव फूट पड़ा हो। प्रोफेसर दिल्ली के कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के अध्यापक थे, जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही था। मनोरंजन के लिए भी वह पुरातत्व क्या होते हैं? जो पुरानी चीज़ों के लेखा जोखा होते हैं, पुरातत्व की ओर आते थे। लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं था कि सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी थी। झरने के उस पार चट्टान के सहारे खड़ी एक पहाड़ी राजपूत बाला को देखकर, बाला यानी कि बालिका को देखकर उन्होंने अपने स्वर को कोमल बनाकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बाला की भोली शक्ल से साफ दिख रहा था कि उसे प्रोफेसर का अकस्मात यानी कि अचानक वहां आना एकदम अनधिकृत प्रवेश मालूम हुआ। बिना उत्तर दिए वे जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी। प्रोफेसर मुस्कुराकर चलने लगे। चलते चलते वे सोचने लगे, कितने सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। इन्हें ना फिक्र है, ना खटका, ना लोभ लालच है। खाते पीते नाचते गाते ढोल चलाते दिन बिता देते हैं। अपने आप में लीन रहने वाले इन संकोची प्राणियों को भला बाहर वालों से क्या सरोकार। अर्थात यहाँ के लोग बाहर वालों से शायद कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। रास्ता अब फिर घिस गया था। दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गात यानी कि शरीर वाले पेड़। डार पर लगे हुए फलों के कारण मानो विनय से झुके हुए हों। ऐसा लग रहा है वे विनम्रता के भाव से झुके हुए हैं, क्योंकि जहाँ सार होता है वहाँ विनय भी अवश्य होता है। अर्थात जहाँ ज्ञान है उसके अंदर विनय जरूर है। शुद्र व्यक्ति ही अविनयी हो सकता है। कुल्लू के जग प्रसिद्ध सेबों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन रखी थी, कई बार मंगवा कर खाए भी थे। लेकिन आज पेड़ों पर लगे असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। इससे भी अधिक खुशी इस बात से थी कि गंध, स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न कोई रक्षक, न बचाव के लिए कोई बाढ़। अर्थात उस अमूल्य राशि को बचाने वाला कोई रक्षक वहाँ था ही नहीं, न ही कोई बाढ़, यानी कि न ही उसकी कोई चार दीवारी की गई थी। उन्होंने सोचा, क्या शहर में इस तरह बाग रह सकता है? पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और बढ़ गया। अचानक उनके पास ही धम से कुछ गिरा। उन्होंने चौंक कर देखा और पाया कि उन्हें आते देखकर एक लड़का पेड़ से कूदकर उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है और हाथ के 2 सेबों को अपने फटे हुए भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। वह लपक कर उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों रे बदमाश, चोरी कर रहा है? शर्म नहीं आती दूसरे का माल खाते हुए? लड़का घबराया सा खड़ा रहा, बोला नहीं। प्रोफेसर सराब और भड़क उठे। उन्होंने एक तमाचा उसके मुंह पर जमाया, सेब छीनकर घास में फेंक दिए। वहां वे ओझल हो गए, यानी कि सेब गायब हो गए। फिर वे गर्दन पकड़कर लड़के को धकेलते हुए रास्ते की ओर ले गए। पाजी कहीं का, चोरी करता है? तेरे जैसों के कारण ही पहाड़ी लोग बदनाम हो गए। क्यों चुराए थे सेब? यहाँ तो पैसे के 2 मिलते होंगे, 1 पैसे की खरीद लेता। ईमान क्यों बिगाड़ता है? रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया। वह वहीं खड़ा आंसू भरी आंखों से उधर देखता रहा।
जहाँ घास में उसके तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो गए थे। प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे, खड़ा देख रहा होगा कि चोरी भी की और फल भी नहीं मिला। बहुत अच्छा हुआ, सेबों का सड़ जाना अच्छा, चोर को मिलना नहीं। प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रुके। अंदाजे से उन्होंने जाना कि यह मनाली गांव होगा और उन्हें याद आया कि यहाँ एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है, अर्थात यहाँ देखने लायक एक प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से पता पूछते हुए वे मनु के मंदिर पर पहुंच गए। संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर होने के नाते वह अपना अलग महत्व रखता था। प्रोफेसर साहब कितनी देर तक एकटक उसकी ओर देखते रहे, यहाँ तक कि देहरी यानी कि दरवाजे पर बैठे हुए पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया। आकृष्ट यानी कि उसका ध्यान भी उनकी तरफ गया। आने जाने वालों तो खैर देखते ही थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और कोई भी मंदिर है? पास खड़े आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है? यहाँ मंदिर नहीं। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए यहाँ पर। बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने नहीं आते, कभी कभी कोई आता है तो यह मनु ऋषि का मंदिर देख जाता है, बस, और तो हम जानते नहीं। पुजारी ने खांसते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू? कोई और मंदिर हो? आसपास की सब मंदिर मूर्तियां मैं देखना चाहता हूँ। पुजारी ने थोड़ा सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का मंदिर है। वहाँ पहले एक किला भी था जिसके अंदर देवी के स्थान में पूजा होती थी, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई जाता नहीं। अब उस जंगल में भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए लेकिन बोले, कैसे भूत? कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे। अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है, कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा और क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुजारी ने पास ही बताया था तो मील भर से अधिक नहीं होगा, और अभी 3 बजे हैं, शाम होने तक मज़े में बंगले में पहुंच जाऊंगा। जंगल का स्वरूप बदलने लगा, बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियां ही दिखने लगी। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले की आड़ में कोई गाढ़े रंग के पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती तो वह आसपास के सूनेपन को और भी गहरा देती। एक ऐसे स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा, एक गड्ढे में कीच भरी है। कीच का अर्थ होता है बच्चों, कीच यानी कि, इसको अभी बताते हैं हम, कीच यानी कि कीचड़। तो उसमें क्या भरा हुआ था बच्चों? उसमें कीचड़ भरा हुआ था, ठीक है। तो जिसकी नमी से पोसे जाते हुए यानी कि उगने वाले जो वृक्ष थे, 2 वृक्ष, वो खड़े हैं और उनके नीचे पत्थर का छोटा सा मंदिर है जिसका द्वार बंद पड़ा है। प्रोफेसर साहब ने कुंडे में अटकी हुई कील निकाली जो द्वार खोलने के बजाय आगे गिर पड़ा। उसके कब्जे उखड़ गए थे। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक और धड़ दिया। थोड़ी देर में वे पीछे हटकर खड़े रहे कि बंद और सीलन के कारण बदबूदार हवा बाहर निकल जाए, फिर भीतर झांकने लगे। मंदिर की बुरी हालत थी। भीतर न जाने कब के बलि पशुओं के सिंग, बकरे और हिरन के पड़े हुए थे। उन पर कीड़े भी चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उग गई थी। काई ग्रीन कलर की होती, हरे रंग की। सींगों के ढेर से देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक और लुढ़क गई थी। पास में पड़ी गणेश की पीतल की मूर्ति जंग से विकृत हो गई थी। विकृत यानी कि खराब हो गई थी वो। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ, चिकना और सदे हुए सिपाही की तरह शांत खड़ा था। आसपास निर्जन होने के बावजूद जूते खोल वे भीतर जाकर मूर्ति देखने लगे। मूर्ति अत्यंत सुंदर और लगभग 500 वर्ष पुरानी तो थी ही। इस लंबी अवधि यानी कि इस लंबे अंतराल के बाद में उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। उन्होंने मूर्ति ठीक स्थान पर सीधी करके रख दी और फिर देहरी पर आकर उसका दर्शन देखने लगे, उसका सौंदर्य वो देखने लगे। 500 वर्ष से ये यहीं पड़ी होगी। ना जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे पूत रक्त से स्नान करके अपना दैवी सौंदर्य निखारा होगा। और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूछों की ज्ञानी जनक गुदगुदाहट सह रही होगी। उफ, देवत्व की कितनी उपेक्षा, अर्थात देवताओं की मूर्तियों की कितनी उपेक्षा की जा रही है यहाँ। ना जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूमकर देखा। फिर ना जाने आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की सांस ली और फिर वहीं आ खड़े हुए। मूर्ति गणेश की भी बुरी नहीं थी, लेकिन वह उतनी पुरानी नहीं, ना उतनी सुंदर शैली पर निर्मित थी, यानी कि उतनी शैली सुंदर शैली में नहीं बनाई गई थी। पीतल की मूर्ति में वह बात आ ही नहीं सकती जो पत्थर में होती है। देवी की मूर्ति को देखते देखते प्रोफेसर साहब के हृदय की स्पंद गति यानी कि उनकी हृदय गति तीव्र होने लगी। इतनी सुंदर तो थी ही वह फिर आगे बढ़कर उसे उठाने को हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर झांक कर देखा, पर वहाँ कोई ना था।
दिन ढल रहा था। मंदिर की लंबी पड़ी हुई छाया को देखकर प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा मानो वह दूर हटती हटती भी मंदिर से अलग होना नहीं चाहती, उससे चिमटी हुई मानो उसकी रक्षा करना चाहती है, जैसे वह मंदिर और मूर्तियां उस छाया की गोद के शिशु हों। उन्होंने सोचा मूर्ति के उपयुक्त यह स्थान कदापि नहीं है, यानी मूर्ति के लिए स्थान उपयुक्त नहीं है। मंदिर है पर जहाँ पूजा ही नहीं होती वह कैसा मंदिर। यहाँ मूर्ति को पड़े रहने देना भूल ही नहीं है, पाप है। इस निश्चय पर आकर ही उन्होंने एक बार आकर तसल्ली की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तब लौटकर मूर्ति उठाकर जल्दी से कोट के भीतर छिपाई, किवाड़ को यथास्थान यानी कि उसी स्थान पर खड़ा किया, बूट एक हाथ में उठाए और बिना लौटकर देखे भागते हुए उतरने लगे। जब देवी का स्थान और उसके ऊपर खड़े दोनों पेड़ों की फुनकी तक आंखों की ओट हो गई, तब उन्होंने रुककर बूट पहने और फिर धीरे धीरे उतरते हुए ऐसा मार्ग खोजने लगे जिससे गांव में से होकर ना जाना पड़े, शिखर के दूसरे मुख से ही वे उतर सके। प्रोफेसर साहब अपने ठिकाने की ओर आह्लादित यानी कि बहुत आनंद की मुद्रा में आह्लादित हृदय जा रहे थे। उनका पहला ही दिन कितना सफल हुआ था, कितना सौंदर्य उन्होंने देखा था और कितना मूल्यवान सौंदर्य पाया था। तभी सेब के बाग में फिर वही धमाका हुआ। प्रोफेसर साहब ने देखा एक लड़का उन्हें देखकर शाखा से कूदा है। उसके कूदने के धक्के से फलों से लदी हुई शाखा भी टूटकर आ गिरी है। प्रोफेसर साहब ने रोब के स्वर में कहा, क्या कर रहा है? लड़के ने सहम कर उनकी तरफ देखा। वह लड़का था, हाथ का थोड़ा सा खाया हुआ सेब व कोट के गुलबंद के भीतर छिपा रहा था। प्रोफेसर साहब के तन में आग लग गई। लपक कर बालक के कोट का गला उन्होंने पकड़ा, झटका देकर सेब बाहर गिराया। 2 तमाचे इसके मुंह में लगाते हुए कहा, बदमाश फिर चोरी करता है, अभी मैं डांट कर गया था, बेशरम को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने लड़के को छाती से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर कुछ दूर जा गिरा, गिरने को हुआ, संभल गया। फिर एक हाथ से कोट को थामकर जहां प्रोफेसर साहब ने धक्का दिया था, एक दर्द भरी चीख मारकर रो उठा। चीख सुनकर प्रोफेसर साहब को कुछ शांति हुई, कुछ आनंद सा हुआ। विद्रुप से उन्होंने कहा, क्यों दुखती है छाती, और छिपाओ सेब वहां पर। बात में तिरस्कार को और तीखा बनाने के लिए उनके हाथ ने उनका अनुकरण किया, इनके उनका हाथ उनके साथी बन गया। उठकर तेजी से प्रोफेसर साहब के ओवरकोट के कॉलर में घुसा। एकाएक प्रोफेसर साहब पर मानो गाज गिरी, यानी कि बिजली सी गिर गई। एक चौंधिया देने वाला आलोक क्षण भर उनके आगे जलकर एक वाक्य लिख गया, इतने तो सेब ही चुराए हैं, तुम देव स्थान लूट लाए। सहमे वे स्तंभित से प्रोफेसर साहब, यानी कि अचानक से खड़े हुए प्रोफेसर साहब क्षण भर में खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उल्टे पांव गांव की ओर चल पड़े। तर्क उन्हें सुझाने लगा, तर्क अर्थात विचार उन्हें सुझाने लगा कि यह बेवकूफ़ी है। उनकी दलील अर्थात उनकी कही गई बात बिल्कुल गलत है, तुलना आधारहीन है, यानी कि इस तुलना का कोई आधार नहीं। लेकिन यह ना जाने कैसे एक तर्क बुद्धि की प्रेरणा के प्रति बहरे हो गए थे। जैसे तैसे भीतर कोलाहल बढ़ने लगा, उसे रोक रखने के लिए उनकी गति भी तीव्रतर होती गई। जब वे आंधी की तरह गांव से गुजर रहे थे, तब घर जाता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ विस्मय यानी कि आश्चर्य से उनकी ओर देखता और उन्हें लगता कि वे उनकी छाती की ओर ही देख रहे हैं, जैसे उस काले ओवरकोट की ओट में छिपी हुई देव मूर्ति को और उसके पीछे प्रोफेसर साहब के दिल में बसे हुए पाप को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं। अंधेरा होते होते हुए मंदिर पहुंचे। किवाड़ एक और पटक कर उन्होंने मूर्ति को यथास्थान रखा। लौटकर चलने लगे तो आसपास छाए हुए और अब अंधेरे में भयानक हो गए सुनसान ने उन्हें फिर सुझाया कि वे एक निधि को नष्ट कर रहे थे, एक अमूल्य धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों उनके मन में शांति उमड़ आई। उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। तो बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया यह अध्याय, जिसमें बताया गया है कि इंसान किस तरह 2 तरह का व्यवहार करता है, ये इस अध्याय के माध्यम से उजागर होता है। आइए अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, गजानन पंडित का पेशा क्या था और उनका मुख्य शौक क्या था? वो पुरातत्व विज्ञान के लेखा जोखा थे और उनका शौक पुरानी चीज़ों को देखना था और इकट्ठा करना था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। बच्चा छिपा रहा था, तीसरा वाला विकल्प सही है, सेब। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिएगा। ख, रिक्सानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न, पहाड़ी रास्ता आगे एकाएक खुल गया था, डैश के किसके चीड़ के वृक्ष समाप्त हो गए थे। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान स्वयं भरिएगा। गौ में सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य, प्रोफेसर गजानन पंडित पहाड़ी सौंदर्य देखने के लिए निकल पड़े, सही का निशान लगाइए। बाकी के सही गलत का निशान स्वयं लगाइए। घ प्रश्न, इसमें पाठांश दिया गया है, पाठ का एक अंश, इसे 2-3 बार ध्यान से पढ़िएगा और इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसी पाठांश में से आपको उत्तर मिल जाएंगे, ये करिएगा स्वयं आप। ड, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, प्रोफेसर साहब ने झरने की सुंदरता के विषय में क्या बताया? प्रोफेसर साहब ने झरने की सुंदरता के विषय में बताया कि यह जलप्रपात है जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और इसकी सुंदरता देखने योग्य है।
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करने के लिए प्रोफेसर का पहाड़ी रास्ते पर जाना हमें क्या सिखाता है? प्रोफेसर का पहाड़ी रास्ते पर जाना हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के अच्छे दर्शन करना है तो आपको पैदल यात्रा करके सभी पहाड़ी नुमा रास्तों को अच्छे से देख लेना चाहिए। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। पंडित ने अपना चश्मा पोंछकर आंखों पर लगाया। ज्ञाता ने अपना चश्मा पोंछकर किस पर? नयन पर लगाया। इसी प्रकार के पर्यायवाची बाकी के स्वयं लिखिएगा। ख, कारकों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रोफेसर साहब को ऐसा लगता था। को कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। ठीक है, तो इसका बी वाला विकल्प सही रहेगा। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए। गौ, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। मान का अपमान। इसी प्रकार बाकी के उपसर्ग और प्रत्यय स्वयं लगाइए। गौ, रेखांकित पदों का लिंग पहचान कर लिखिए। सेब छीनकर घास में फेंक दिया, तो सेब इसमें पुल्लिंग है। इसी प्रकार बाकी के लिंग स्वयं लिखिएगा। ड, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए उनका भेद लिखिए। ठीक है, जैसे स्तूपाकार, स्तूप जमा आकार, स्तूप जमा आकार, तो यह कौन सी संधि है? गुण संधि है। बाकी की संधि स्वयं लिखेंगे आप। चौ, मुहावरों के अर्थ लिख के वाक्य रचना कीजिए। आंखों से ओझल हो जाना यानी कि दिखना बंद हो जाना, तो बच्चा इतनी तेजी से दौड़ा कि वह आंखों से ओझल हो गया। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। 6, सही विकल्प चुनना है। संकोची शब्द का अर्थ होता है शर्मीला, सी वाला विकल्प सही है। बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए। विषय संवर्धक गतिविधियों में करना है आपको अज्ञे की पुस्तक अरे 11 बार रहेगा याद, ये उनके अन्य यात्रा वृत्तांत को पढ़िए। अपनी किसी रोचक यात्रा के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। और शिक्षा, धन संपत्ति या ऊंचे कुल का होने से ही व्यक्ति बड़ा या सम्राट नहीं होता, उसके इस विचार एवं कार्यों से बड़ा या छोटा बनाते हैं। इससे संबंधित दोहा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ठीक है, तो इस विषय पर कक्षा में चर्चा जरूर कीजिएगा। लेखक परिचय ले लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 7 मार्च 1911 और इनका निधन हुआ 4 अप्रैल 1987। उपनाम अज्ञेय है इनका। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण 4 वर्ष जेल में रहे। साप्ताहिक, दिनमान और नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। सैनिक, नया प्रतीक आदि पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ सप्तक परंपरा की शुरुआत की। तार संपक, दूसरा संपत, तीसरा संपत के प्रत्येक संपतक में 7 कवियों की प्रतिनिधि कविताएं संकलित है। कुछ प्रमुख रचनाएं शेखर एक जीवनी, नदी के उद्यम उपन्यास है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है, परंपरा कोठरी की बात, शरणार्थी कहानी संग्रह है। और पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1964 में मिला। आंगन के पार द्वार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में कितनी नावों में कितनी बार मिला। तो बच्चों, ये अध्याय हमें समझाता है कि अगर हम समाज को सुधारने निकले हैं तो उसके लिए स्वयं पहले हमें खुद को सुधारना होगा। ठीक है, तो इसी बात को आप भी ध्यान में रखिए। सुधारने की अपेक्षा पहले सुधरने पर ध्यान दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।